चलिए हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 में के 8 चैप्टर में से कुछ बचा हुआ स्रोत देखते हैं। अबुल फजल की आइन अकबरी देखते हैं। तो आइन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया और आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहद परियोजना का एक हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इन परियोजनाओं का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दस्ताना पेश किए। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीबी नज़र डालेंगे। तीसरी जिल्द आइन ए अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र के सूत्र में संकलित किया गया था। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक संस्कृति और धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और अक्रेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके इन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। और फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूं कि कहे कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग है नुशिफा आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरी की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों यानी मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरी मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों की आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद बाहर प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकीय सूचनाएं तफसील से दी गई है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों यानी सरकार, परगना और महल के भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, जहां हर तालिका में 8 खाने जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। पहला है परगणनात यानी महल, दूसरा किला, तीसरा अराजी और ज़मीन पाईमूद यानी मापे गए इलाके, चौथा है नगदी यानी नगद निर्धारित राजस्व, और 5वां है नुशूरग यानी दान में दिए गए राजस्व अनुदान, छठा है जमींदार खाने, 7 से 8 में जमींदारों की जाति और उसके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा और हाथी यानी फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी तथा भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश किए गए हैं। चौथी और 5वीं किताबें हैं दफ्तर यानी भारत के लोगों के मजहबी साहित्य और संस्कृति रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिरी में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रयोजन किया गया, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर
बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में काव्य किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी, और सांख्यिकीय वाले खंडों में सभी आंकड़ों को वो अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, ताकि बाद की प्रांतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया, वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी मोटी चूक है, या फिर नकल उतारने के दौर अबुल फजल के सहयोगियों की भूल। आमतौर पर ये गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़े की सच्चाई को कम नहीं करती। और आइन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति मुतल्लिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों के लिए एक राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दी गए हैं, वहीं उन्हें इलाकों में कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। कीमतों और मजदूरी के दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य और अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उसके वंशिजों और उत्पादकों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए, और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धता थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक बरदादों के बारे में ही लिखते थे। जंग फतह, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल, देश उसके लोग या उत्पादकों का जिक्र गाहे बागाहे प्रसंगवश ही आते था, और वहाँ भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दशा मूलतः राजनीति होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिए, और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहां तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकीय सबूतों की अहमियत चुनौती के परे है, और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। एक स्रोत है आइन का अनुवाद। तो आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया, और कलकत्ता यानी आज का कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथीका श्रृंखला में इससे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873। बाकी के 2 खंडों का अनुवाद H.S. जेरेट ने की, कलकत्ता में 1851 से 1854 तक।
फिर कालखंड पर नज़र डालते हैं। मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव देखते हैं। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर अपना मुगल बादशाह बनता है। और 1530 से 40 में हुमायूं के शासन का पहला चरण था। 1540 से 55 में शेर शाह से हार कर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बन गया था। और 1555 से 56 में हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल किया। और 1556 से 1605 में अकबर का शासनकाल, और 1605 में से 27 तक जहांगीर का शासनकाल, 1628 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल, और 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल। 1739 से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराते हैं। और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। और 1857 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाल कर रंगूर यानी आज का यांगोर म्यांमार में भेज देते हैं।